ये यूनिट 1 के अंदर शामिल है। आइए स्टूडेंट्स, हम इसके पहली टर्म की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मासेस ऑफ एटम के बारे में। तो मासेस ऑफ एटम के हवाले से अगर आप देखते हैं तो एटम का जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, यानी एटम बहुत ही स्मॉल होता है। एक्सरे स्टडीज से हमें पता चला कि जो एटम है इसका जो मास है वो 10⁻⁻27 से -25 किलोग्राम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। तो इस लिहाज से फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे मास नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि मास नंबर जो है वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल ए। तो यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि जो ए है, यानी कि हमारे पास जो मास नंबर है वो एलिमेंट्स के लिए शो करता है। यानी कि मास नंबर अगर हम शो करते हैं तो हम किसके लिए शो करते हैं? एलिमेंट्स के लिए शो करते हैं, ना कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो मॉलिक्यूल वगैरह में जो है वो मास नंबर है। तो मास नंबर किसमें होता है? हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है। ओके, वो एलिमेंट्स का मास नंबर होगा। और इसमें इसके अलावा जो मास नंबर होता है, मिसाल के तौर पे हम इसको दो चीज़ों में एसोसिएटेड रखते हैं। या तो हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास जो मास नंबर होगा ये होल नंबर होगा, होल नंबर लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास जो मास नंबर होगा वो होल नंबर्स में होगा। होल नंबर का मतलब ये होगा कि हमारे पास मास आ गया 2 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, ये कोई भी होल नंबर आ सकता है। इसके अलावा समटाइम ये जो है वो फ्रैक्शंस में भी होता है। मास नंबर जो है दैट में बी इन द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस में हमारे पास ये जो मास नंबर होता है ये मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 35.5। तो ये जो हमारे पास आ गया ये फ्रैक्शन में आ गया 1.008। ये जो 1.008 है ये क्या है? ये फ्रैक्शन में आ गया। इसके अलावा ये देखते हैं यहाँ पे जो मास नंबर होता है जिसको हम ए से जाहिर करते हैं, तो यहाँ पे मास नंबर ये बनता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम मास नंबर जो है वो बना लेते हैं या उसको जाहिर करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टर्म जो आती है मास नंबर के लिहाज से, जो पहली टर्म निकल रही है वो ये है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसके हवाले से अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे वर्ड रिलेटिव लिखा हुआ है। रिलेटिव का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करना। रिलेटिव मीन्स कंपेयर करना, यानी टू कंपेयर, यूँ कह लें कि मुआवजा करके मुआवजा करके निकाल। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का वो मास है जो कि हम कार्बन 12 के मास के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्बन 12 जो है वो ही स्टैंडर्ड क्यों लिया गया? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेने का क्या मतलब है?
क्या मकसद है यहाँ पे। हालांकि कार्बन के हवाले से अगर आप देखते हैं तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। कार्बन का एक आइसोटोप है हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और तीसरा जो आइसोटोप हमारे पास है कार्बन का, दैट इज कार्बन 14। तो इसमें से हमारे पास हमने कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। क्यों हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि कार्बन 12 जो है, एक तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इट इज़ मोर स्टेबल होता है। और दूसरा ये इन तमाम तीनों आइसोटोप्स में से ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है। अबंडेंट पाया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इसका जब हम एटॉमिक मास जब कंसिडर करते हैं तो इसका एटॉमिक मास होती है 12.0000 ठीक है। तो इसको हम क्या देते हैं, इसका जो एटॉमिक मास है वो 12.00 एम डी कैट में ना यहाँ पे हमारे पास MCQs आया करते हैं, तो इसमें हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें ये टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस कार्बन 12 का को स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया है और इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट का मास कंप्यूट करके निकालते हैं। लाइक यूँ समझिए कि अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो मास है वो है हमारे पास 24। मैग्नीशियम का मास है 24 AMU हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो जबकि कार्बन का मास हमारे पास है 12। तो अगर आप कार्बन और ये कार्बन का मास है 12 अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बन से 2 टाइम्स हैवियर है। यानी कि हम यूँ कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक वेट बैलेंस है, एक वेट बैलेंस, इस वेट बैलेंस के एक साइड पे हम कार्बन को रख देंगे और एक साइड पे हम मैग्नीशियम को रख देंगे। कर लेंगे यहाँ पे हमने रखा हुआ है C12 जिससे हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। और इस तरफ हमने रख दिया मैग्नीशियम। जब हम मैग्नीशियम इस वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है कार्बन से 2 टाइम्स हैवी है। 2 टाइम हैवी ये इसके पास मौजूद है, तो इसका मतलब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर के लिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का जो मास है वो 24 है, कार्बन का मास 12 है। मैग्नीशियम का मास 24 है, कार्बन का मास है 12। हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो मैग्नीशियम इट इज़ 2 टाइम्स हैवियर एज कम्पेयर टू द कार्बन। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन के हवाले से देखते हैं, हाइड्रोजन के हवाले से अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है इसका मास हमारे पास वन हम कंसिडर कर लेते हैं 1.008। तो हाइड्रोजन और कार्बन को जब आपस में कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है इसका मास है हमारे पास 12, जबकि हाइड्रोजन का मास हम कंसिडर कर लेते हैं 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से 12 टाइम हैवियर है। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बन का मास है और ये कार्बन का मास का जो है हाइड्रोजन का मास सॉरी कार्बन से 1/12 यानी 1/12 कम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, कार्बन के मास के साथ, यानी 12 के साथ। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी रिलेट करके मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास मौजूद होता है यहाँ पे 1.008 हम इसमें से निकाल लेते हैं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से सिल्वर को अगर आप कंपेयर करते हैं Ag को, तो सिल्वर का जो मास है वो हमारे पास आ जाता है 108,
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर जो है हाइड्रोजन से 108 गुना भारी हो जाएगा, और अगर आप कार्बन को देखते हैं तो वो 12 गुना है, और मैग्नीशियम को अगर हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से तकरीबन 24 टाइम्स हेवियर हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे कि इस जो यूनिट है, यूनिट यूनिट जो है वो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो यूनिट है वो AMU कंसिडर किया जाता है। AMU AMU का मतलब होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब हमारे पास होता है यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो बुक के लिहाज से हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ये जो एटॉमिक मास यूनिट है वो यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी टर्म जो कि रिलेट करके निकाली गई है उसका कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, यानी कि रिलेटिव जो भी हमारे पास टर्म होगी, रिलेटिव टर्म, ये जो रिलेटिव टर्म होगी, बहुत सारी जो बुक्स हैं वो इसके बारे से इंसर्ट करती हैं हमारे पास कि जो रिलेटिव टर्म होती है इट हैज़ नो यूनिट। लेकिन हम अपनी किताब के लिहाज से इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट ही हमारे पास AMU आ रहा है, तो इसके लिए हम ये देखते हैं AMU की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। AMU की जो डेफिनेशन है हमारे पास दैट इज़ 1/12 ऑफ mass of carbon 12 is called atomic mass. ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म आ जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम कंसिडर करते हैं इसको कि ये कैसे जो कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा है वो एटॉमिक मास यूनिट कैसे बन रहा है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है हमने कि एक कार्बन जो होता है हमारे पास, एक कार्बन है, इसको जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, ये पार्ट्स बन जाएंगे इसके 12 पार्ट्स। ये इक्वल, ये जो पार्ट्स बन गए कार्बन के, इनमें से एक पार्ट जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज 1/12। तो ये एक पार्ट यहाँ से उठाएंगे, इसको कहेंगे हम 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये 1/12 जो होगा दैट इज कॉल्ड 1 AM। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 AMU। अब 1 AMU का यूनिट हमने निकालना है, तो हम इसको देखते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 1 AMU है उसके मुताबिक अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से कंसिडर कर लेते हैं। चलें, हम कहते हैं जो हमारे पास 6.02 क्रॉस 10⁻23 जो हमारे पास एटम्स होते हैं, 10⁻23। ठीक है, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कह लें, नंबर ऑफ एटम्स कह लें,
ये मौजूद होंगे किसके अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर, या यूँ कह लें इनका जो मास होगा वो होगा हमारे पास 12 ग्राम। 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन एटम का मास ऑफ 1 कार्बन एटम कह लें, या 1 कार्बन एटम का मास कह लें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 12 ओवर 6.02 10⁻23। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे हम 12 को डिवाइड कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अभी हमारे पास आ गया जो मास है दैट इज इक्वल टू 1.9 क्रॉस 10⁻23 कर लेते हैं। हमारे पास ये इसका जो मास है वो -23, ये 10⁻23 पर जाके -23 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं हमारे पास ये एक कार्बन एटम का, अब हमने निकालना है उसको 1/12, यानी 1/12 का मतलब 1 AMU जो आपने निकालना है। तो 1 AMU निकालने के लिए हम कर देते हैं 1/12। 1/12 से तो मतलब ये हो गया 1/12 कार्बन का मास निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम, ये जो हमारे पास आंसर आया इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं। जब इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, ठीक है। और इसको अगर हमने ग्राम में ज़ाहिर करना है तो फिर इसके साथ हम इसको लिख देंगे 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻24, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ग्राम, और अगर आपने इसको मिलीग्राम में लिखना है तो 3 पार्ट और कम कर देंगे, तो आ जाएगा 1.661 क्रॉस 10⁻21 मिलीग्राम mg। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये बराबर है हमारे पास 1 दिस इज इक्वल टू का कंसेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का और एटॉमिक मास यूनिट का। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।